हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई और प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी। जिनका कल एग्जामिनेशन IBPS PO प्री का, तो जिनका एग्ज़ाम 23 सितंबर यानी कल है और जिनका 30 सितंबर को है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो में लेकर के आई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए और लास्ट मिनट टिप्स के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ 4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखने से हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट ये कॉमन चीज़ों पे जब हम ध्यान नहीं दे पाते, उस वजह से हमारा एग्जाम क्लियर होने से रह जाता है। और ये चीज़ मेरे साथ कई बार हो चुकी है, जिसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट लेके आई हूँ। इसीलिए आपको भी ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि RRB PO का एग्ज़ाम हुआ, क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, मेंस के एग्जामिनेशन हुए, लेकिन उनसे IBPS PO एंड SBI PO का लेवल थोड़ा अप होता है। ठीक है, तो पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। प्लस IBPS PO के अंदर भी शिफ्ट के अंदर IBPS खेलता है। ठीक है, कोई शिफ्ट काफ़ी ईजी हो जाएगी, तो कोई शिफ्ट काफ़ी थोड़ा सा अच्छे लेवल की बना देंगे, तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन उसको बैलेंस कर देता है। तो आपको घबराना नहीं है। जो भी शिफ्ट आएगी, ये मत सोच के जाना कि आपकी शिफ्ट ईजी आएगी, आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगी, कैलकुलेटिव आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है सबसे पहली चीज़, क्योंकि आपने इतनी तैयारी कर ली है मॉक के थ्रू। क्योंकि कभी मॉक हमारा इजी होता है, कभी हमारे मॉडरेट लेवल का होता है, कभी काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो हमें पता होता है अपनी कैपेसिटी की हर लेवल में हम किस तरीके का परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और एक ऑन एन एवरेज हमको अटैम्प्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी हमारा लेवल आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर के प्रिपेयर होके जाना कि लेवल थोड़ा सा PO लेवल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि RRB से IBPS PO एंड SBI PO का जो लेवल होता है थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आता है दूसरी चीज़, सिस्टम चेक। सिस्टम चेक में मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब आप सिस्टम पे बैठते हो, आप पासवर्ड जो है वो कीबोर्ड से मत डाला करो। कीबोर्ड से मत डाला करो। आप हमेशा क्लिक का यूज़ किया करो, दैट इज़ माउस का यूज़ किया करो। क्योंकि माउस का यूज़ करने से आपको समझ आ जाती है कि उसकी क्लिक जो है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये गलती करते हैं, और उसके बाद में उनका पेपर, कितनी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन पेपर ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक बार एंजाइटी होती है, एक बार स्ट्रेस, एक बार पैनिकनेस होती है, पेपर का बिगड़ना तय है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये चीज़ गलती होने से पहले आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आराम से उसको चेक करो। ठीक है, पहले डाला करो, फिर बैक स्पेस लिया करो, फिर वापस से उसको डालो। क्योंकि कई बार क्लिक ऐसा होता है कि एक डिजिट हम दबा रहे होते हैं, क्लिक कर रहे होते हैं, वो डबल बार क्लिक हो जाता है। ठीक है, या फिर जब आप उसके बाद में भी आपके पास चांस होता है, जब आपकी फर्स्ट लॉगिन हो जाती है, फिर आपको आता है कि लाइक आप हैंड जो डिक्लेरेशन होता है, हम लोग लिखना होता है हमको एडमिट कार्ड के अंदर, उस टाइम आपकी एक लॉगिंग हो रही होती है। तो उसमें आप स्क्रॉल करके देख लिया करो ऊपर नीचे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इमीडिएट चेंज करवा लो अपने माउस को, अगर प्रॉपर नहीं है तो। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रही हूँ, जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स, मेरे सामने की बात है, इग्नोर करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था, और जब मैंने ये चीज़ ट्राई करी तो वहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला था। मेरा वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया था। अगर वो शायद नहीं मैं चेक करती, तो मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम बिगड़ना तय था मेरा। ठीक है, तो ये सिस्टम चेक कर लेना है आपको। उसके अलावा एक थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना एंजाइटी वाली जो इशू होती है, या पैनिक वाली इशू, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम हैंग हो जाते हैं कई बार। तो देखो, बिल्कुल भी एंजाइटी मत क्रिएट करना। होता है उस वक्त पे ना, मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग उस वक्त पे, लेकिन अपने आप को जस्ट ये कहना कि यू कैन डू इट, ऑल इज़ वेल। एंड ये थोड़ी सी पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप अपने आप को देते हो उस वक्त, तो आपको इतना ज़्यादा रिलैक्समेंट हो जाता है उस सिचुएशन में, और ईजीली आप उसके बाद भी अपना एग्ज़ाम जो है वो टॉप नोच पे कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा ऑफ अटैम्प्टिंग क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका इंग्लिश से स्टार्ट हो सकता है एग्जामिनेशन, बट कह नहीं सकते, अब उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। बट बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हो, तो रीजनिंग के अंदर आप पजल्स एंड ऐसे होता है, यानी कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है और मिसलेनियस पार्ट होता है। तो डेफिनेटली आपको मिसलेनियस पार्ट पहले करना चाहिए, फिर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कौन सी पजल्स आपको फंसा देगी या कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट आपको फंसा देगा। ठीक है, स्पेशली कुछ वेकेंट बहुत कम आता है, बट अनसर्टेन। ठीक है, उसके अलावा ईयर एज
बेस्ड जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। डेजिग्नेशन, ये वाली पजल्स आपकी पूछी जा सकती है, स्पेशली अनसर्टेन पूछी जा सकती है, ईयर एज पूछी जा सकती है। और ये ऐसी 2 पजल्स होती हैं। अनसर्टेन भी अगर मैं बात करूँ सर्क्यूलर के अंदर, सर्क्यूलर में अगर आ जाता है तो थोड़ा सा फंसाने वाला और टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है 1-2 पजल में आपको कुछ वेरिएबल देखने को मिल जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं आती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ स्किप करनी है। और एक अगर मेथड हमें मिल जाता है कि ये इसका तरीका है अप्रोच करने का, कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, लाइक इस तरीके से सीक्वेंस हमें पता है, तो हम अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ओके। सो मिसलेनियस, लेकिन अगर आप श्योर हो कि आप पजल से ही स्टार्ट करोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा पेपर, क्योंकि मिसलेनियस में आपकी चांसेस ये होते हैं कि थोड़ी गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा श्योर हो 1% केस में, और ये पीओ की एग्जामिनेशन की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पजल से स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगी कि किसी के कहने पर अपनी स्ट्रेटेजी मत बदलना। जो IBPS PO का लेवल आता है ना, उस हिसाब से अगर आप मिसलेनियस से चलते हो तो ये आपको बहुत सही हेल्प करेगा, ठीक है, ये वाली बात है। अब बात करते हैं मिसलेनियस के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो पेयरिंग वाले क्वेश्चंस आ गए, या फिर आपके थोड़ा सा जैसे लाइक पेयरिंग वाले में स्पेशली, या फिर वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस है, आप बहुत श्योर हो तो ही करना, वरना उसको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ब्लड रिलेशन थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, या आपको लग रहा है डायरेक्शन डिस्टेंस थोड़ा सा टफ आ रहा है, स्किप इट, ठीक है। कोई भी आप ये गलती मत करना कि एक क्वेश्चन में लगे रहो कि मिसलेनियस है तो बना ही लेंगे, ईगो पे मत लेना। उसकी जगह हो सकता है कोई ऐसी पजल हो जो कम समय में बन जाए, ठीक है, तो वो पजल बना लेना, उसमें 5 क्वेश्चन्स हो जाएंगे, तो उस मिसलेनियस को वहाँ स्किप कर देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में और मैं बताऊंगी कि मार्क फॉर रिव्यू का यूज़ कैसे करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांट की। तो क्वांट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, जैसा कि आप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, आपको पता है कि कैलकुलेटिव साइड पे ही रहता है क्वांट, ठीक है। अभी जैसा कि हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से, तो सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स करना है। स्पीड मैथ्स में भी आप ये एक्सपेक्ट करके चलना कि अप्रॉक्सीमेशन आपसे पूछा जा सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, DI करनी है। अब DI 3 तो DI नहीं आएंगी, 2 DI आएंगी, जिसमें से आपका, लेकिन थोड़ा सा अगर मॉडरेट बना देगा तो हो सकता है 2 DI दे दे और 1 कैसलेट दे दे, ये बना सकता है, ठीक है। सो आप ध्यान रखना कि कैसलेट लास्ट में करना, ठीक है। कैसलेट को क्या करना, आप थोड़ा लास्ट में करना, कि जैसे 1 DI कर दी, उस DI के बाद में आप थोड़ा अर्थमेटिक कर लेना, फिर दूसरी DI देखना कि उसका डेटा वगैरह क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस कैसा है, देखने में आपको समझ आ जाएगा कि करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है ना, तो फिर अर्थमेटिक पे ही रहना और काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट कर लेना उसके अंदर। अब साथ में आपको लगता है कि DI कर ली, दूसरी DI टफ लग रही है, अर्थमेटिक भी हो गया, लेकिन कैसलेट इजी लग रही है, तो फिर कैसलेट को अटैम्प्ट कर लेना। फिर टाइम रहता है तो अगेन अर्थमेटिक कर लेना। तो मतलब DI और अर्थमेटिक के बीच में थोड़ा स्विच तो रहेगा ही रहेगा आपका, है ना, जिससे आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सको, अटैम्प्ट कर सको। और देखो थोड़ा सा वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। अगेन मैं बता रही हूँ कि शिफ्ट वाइज वो खेल सकता है, ओके। फिर बात आती है हमारी इंग्लिश के अंदर सबसे अच्छी चीज़ बताऊंगी RC को कैसे अटैम्प्ट करते हैं। इंग्लिश में देखो सबसे पहले आपका मिसलेनियस पार्ट करना है, जिसमें आपको फिलर्स, वर्ड स्वैप, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप तो आपको पता ही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। तो अगर ये टॉपिक में से जो भी चीज़ें आपको पहले मिल रही है वो फटाफट कर लेना, क्योंकि बहुत ईजी आती हैं, बहुत ज़्यादा ईजी आती हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास में अगर मैच द कॉलम दे रखा हो, या पैराजम्बल दे रखा हो, या क्लोज टेस्ट दे रखा हो, या एरर्स दे रखी हो। एरर्स में भी आपसे पूछ सकता है करेक्ट और इनकरेक्ट, कि ऑल आर करेक्ट और नन इज़ करेक्ट, है ना, इस तरीके से आपको आ सकती हैं। तो ये जो सेंटेंस बेस्ड एरर्स आती है ना, लाइक पूरा सेंटेंस एंड मतलब 5th ऑप्शन में ये वाली चीज़ें दे रखी होती है, तो इस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये हो सकता है इन सभी में से कोई 2 टॉपिक दे दे और इन सभी में से कोई 1 टॉपिक दे दे, कुछ भी हो ना, तो आप सेकेंड स्टेज पर ही करना। फर्स्ट पे आप मिसलेनियस करोगे, सेकेंड स्टेज पे इसको करना, ताकि आप कंसंट्रेशन के साथ में करोगे। यहाँ तक करने से आपके कम से कम ना करके भी 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, और कभी कभी तो 15 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो हम कैंडिडेट्स को इंग्लिश से ही लगता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैंडिडेट से इसको इंग्लिश से ही लगता है डर। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए सेकंड फेज़ में आपको ये करना, क्योंकि ये थोड़े से पैराजम्बल वगैरह क्या होते हैं, क्लोज टेस्ट में थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है, रीडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। एक बार में रीडिंग ऐसी करना कि आपको ब्लैंक समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरी बार में हम थोड़ा सा क्या लेते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं, लेकिन एक बार में ही आपकी रीडिंग बहुत फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जिससे कि
आपका टाइम कम से कम यहाँ पे कंज्यूम हो, ठीक है। एरर्स में आप अगेन मैं बता रही हूँ ऑल आर करेक्ट या नन आर करेक्ट, नन इज करेक्ट, इस तरीके के पैटर्न आ जाता है ना, तो इसमें स्किप का चांस ज़्यादा रहता है। तो जब भी आपको लग रहा है कि एरर नहीं आ रही है, स्किप कर देना। फालतू गलत करने से बेहतर ये है कि आप स्किप कर दो, क्योंकि एक एक नंबर, आधा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट में आरसी अटैम्प्ट होता है, तो आरसी एक ही आएगा आपके पास में, जिसमें सबसे पहले तीन स्टेप्स होते हैं आरसी को कंप्लीट करने के। फर्स्ट इज वोकैब। वोकैब पहले करनी होती है आपको, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, फिलर्स दे रखा हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे रखा हो या एरर का कोई क्वेश्चन दे रखा हो उसमें, तो ये वोकैब वाला क्वेश्चन करो, जितना आ रहा है उतना करो, कंफ्यूज हो रहे हो स्किप, ठीक। उसके बाद में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस नहीं करने, उसके बाद में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हो, मान लो कोई टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ लिया, मान लो कोई केस दे दिया कि इस केस में ऐसा हुआ था, उस केस में वैसा हुआ था, तो ये बताओ डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपका क्या होना चाहिए, रीडिंग फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मतलब एकदम फोकस रीडिंग करना, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक 50% पेपर अटैम्प्ट कर चुके हो, आपके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप अच्छे खासे मार्क्स ले आए हो, कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आए हो, ठीक है, ऑलरेडी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आप फोकस रीडिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने स्टार्टिंग में आरसी अटैम्प्ट कर लिया तो आप सेक्शनल कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत टिपिकल हो जाता है, ओके। क्लियर करना जब आप आरसी फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फोकस रीडिंग हो गई। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंड जो रीडिंग हम लोग करते हैं ना, कि एक बार हम कन्फर्म कर लेते हैं, तो वो होता है स्किम, ठीक है, दैट इज हम इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ले रहे हैं। अब आपने वॉकैब कर ली, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि उस केस में आपको टॉप टू बॉटम आप ऑलरेडी सब कुछ रीड कर चुके हो, तो आपको फटाफट की लिंक से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और आप ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में भी अगर 3 क्वेश्चन दे रखे तो 2 क्वेश्चन तो सही करके आओगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि आप सही करके आओगे। तो आरसी को अटैम्प्ट करने का कई बार आप लोगों ने मेरे से तरीका पूछा, तो ये सही तरीका होता है, इसी तरीके से मैं आरसी को अटैम्प्ट करती हूँ टू मैक्सिमाइज माई स्कोर इन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। ये वाली चीज़ है, अगर आपने इस तरीके से चला ना, तो अगर यहाँ तक कि मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप तक भी आप आराम से भी 17 से 18 निकाल सकते हो, लेकिन पीओ के पेपर में थोड़ी सी मिसलेनियस कम आते हैं, तो मान के चलो आप आराम से आपका 12-15 क्वेश्चन तो कुछ कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, कट ऑफ यहीं से क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर आप आरसी वगैरह अटैम्प्ट कर रहे हो तो 20-22 क्वेश्चन, और मे भी हो सकता है इंग्लिश अच्छी है तो उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपका अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्योंकि देखो क्लर्क में हम क्या होता है कि पजल से भी स्टार्ट करेंगे चलेगा, डीआई से स्टार्ट करेंगे चलेगा, लेकिन पीओ के पेपर में ऐसा नहीं होता है, पीओ के पेपर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेवल थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कई बार वर्ड का यूज़ किया कि स्किप करना आपको आना चाहिए। अपनी किसी चीज़ को ईगो पे ले लिया है तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा, ये 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ईगो से क्या होता है ना कि हम वो चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। कई बार हम सोचते हैं यार पजल ही टफ आएगा, डीआई टफ आएगी, या फिर हम ये बोलते हैं कि आरसी काफ़ी ज़्यादा ईजी आ जाएगा, है ना, ऐसा कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें टफ आ रही होती है ना, एग्जामिनर उसको ही ईजी बना देता है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर कोई मिसलेनियस में फंस रहे हो स्किप कर दो, और उसकी जगह पे कोई पजल कर लो, डीआई कर लो, या मान लो कि मिसलेनियस के कहीं एरर्स में अगर आप फंस रहे हो तो कोई और टॉपिक कर लो, या फिर आरसी के एक आध क्वेश्चन जो छोड़ रखे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे दो, उससे बढ़िया तो उसको सही कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो टॉपिक में आप श्योर नहीं हो, जैसे कि आप अर्थमेटिक में किसी वेरिएबल वाले क्वेश्चन में फंस रहे हो, स्किप कर दो। वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि थोड़ा ऑप्शन से चलने की कोशिश करना, ठीक है। प्लस वर्ड यूजेज का एक क्वेश्चन आता है या वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मीनिंग आपको अच्छे से आती है तो करनी है, वरना आपको छोड़ देना है। वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, तो ये एक नंबर भी आपको बचाना है। आप कम कर लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि आप मतलब 95% आप श्योर होने चाहिए कि मेरे ये चीज़ 100% सही होगा। मतलब इंग्लिश में तो 95% एक्यूरेसी रह सकती है ना अपनी, और बाकी रीजनिंग और क्वांट के अंदर तो आप 100% भी श्योर हो सकते हो कि मेरी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सही करने से ही अपने को फ़ायदा रहेगा, है ना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ा सा और प्रिपेयर होके जाना। वैसे लेस चांसेस है, एकदम 1% के चांसेस है कि डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 आपसे पूछ ले, बट किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट बनाने के लिए उसको पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो अब है क्या, आपने जो तैयारी कर ली है बस वही तो है, उसको एक मर्ज फॉर्म में वो बना देंगे क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक हो या फिर आपका रीजनिंग हो, तो पजल्स वगैरह सब कुछ आपको आता है तो आप इजीली इसको कर ले जाओगे। लेकिन लास्ट में अचानक से देखने यार मॉक में तो ये आया ही नहीं था, यहाँ एग्जाम में आ गया, तो पैनिकनेस हो जाती है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर इट, ओके।
इस चीज़ के लिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मार्क फॉर रिव्यू के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। दैट इज़ मार्क फॉर रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड इस तरीके से आप क्या किया करो, 30th क्वेश्चन पे जाओ या 35 क्वेश्चन पे जाओ, या फिर अगर आप लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो इसी तरीके से सिक्वेंस में जाना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे क्या होता है कि आप जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन तो हैंड टू हैंड कर लोगे, लेकिन उसमें भी जो आपको लग रहा है यार ये स्किप करना है तो उसको क्या होगा, वो तो रेड पोर्शन आपको ऑलरेडी दिखा देगा कि आपको बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं देना है, ठीक है। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन आएगा आरसी का, ठीक है, आरसी का क्वेश्चन दिखा, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली कि ये क्वेश्चन है जो कि मुझे थर्ड स्टेप में करना है, मतलब मुझे लास्ट में करना है। ऐसी कैसलेट दिया ही है, मुझे थर्ड स्टेप में करनी है, लास्ट में करनी है। ऐसे ही आपकी कोई ऐसी पजल दिख रही है या ऐसा कोई मिसलेनियस दिख रहा है, वो आपको लग रहा है कि यार मैं लास्ट में करूँगा या करूँगी, तो ये आपका मार्क फॉर रिव्यू यहाँ हेल्प करता है। सीक्वेंस में चलने से क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, आप ऑलमोस्ट पूरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करते हो। अगर तरीका यही चाहिए, अटैम्प्ट अच्छा करना चाहते हो, तो ये तरीका होता है इसको जो है पेपर को गो थ्रू करने का। उसके बाद लास्टली आपको पता है कि प्रीवियस ईयर अगर अभी कोई मॉक नहीं दिया है, आपका मन कर रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। अगर लगा लिया है तो फिर कुछ नहीं करना, अब आपको रेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई भी नया मॉक लगाओगे आपका पूरा आपने स्ट्रेटेजी और पॉजिटिविटी बनाई है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी नया मॉक मत देना, ओके। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चेक ज़रूर कर लेना। हो सकता है कोई एक चीज़ आप लेने से छूट गए हो तो वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ओके। उसके बाद में आपको प्रॉपर मील लेना है, रेस्ट लेना है और फिर फाइनली आपको बिल्कुल पॉजिटिव होके जाना है। जो भी हो गया, पहला एग्जाम है तब भी पॉजिटिव रहना है। अगर काफ़ी सारे एग्जाम्स दे चुके हो तो किसी भी एग्जाम के बारे में पिछला आपको याद नहीं करना है, ना किसी से डिस्कस करना है, और ना ही इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स है, मेंस है या कोई भी आप SBI PO देने वाले हो, RBI असिस्टेंट देने वाले हो, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सिंपल अपना एग्जाम देने जाओ, अपने काम से काम रखना है, एग्जाम दे के एकदम स्माइल के साथ जाना है, स्माइल के साथ वापस आना है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल आप अपना रिव्यू वगैरह देख सकते हो, सेल्फ गिवन एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है। अपने चैनल पर भी आएगा सेल्फ गिवन एनालिसिस, क्योंकि मैंने बताया था मेरा एग्जाम 30 अक्टूबर को है। और अपना रिव्यू देना चाहते हो तो कमेंट, इस वीडियो के कमेंट पे आप ज़रूर बता सकते हो। तो बेसिकली करना क्या है, आपको एक बार रिव्यू वगैरह देखने के बाद में उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन एज इट इज़ लग जाना है, जो भी आपके फर्दर एग्जामिनेशन है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू और सिस्टम हैंग का बताया, उसके अलावा आपको बताया कि आपको माउस क्लिक चेक कर लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जामिनेशन दे के आना और सब कुछ अच्छा होगा। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव।